वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आज बहुत बड़े एक्साइटेड है, बिल्कुल हूँ, क्यों नहीं हूँ। आप लोगों का जो ढेर सारा प्यार जब मैं अपना वीडियो देख रहा हूँ और आप लोगों का कमेंट और प्यार देख रहा हूँ तो भाई ये एक्साइटेड बनता है और मेहनत करने की इच्छा और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग इसी तरह ढेर सारा प्यार बना के रखिए और मुझे इस तरह मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि मैं आपके लिए ढेर सारा कंटेंट इसी तरह बेटर देता रहूँ। अब देखिए हमारा जो है, मैंने क्वेश्चन आंसर चालू किया था और अब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज चालू करना है। मैंने बोला था अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको बेहतरीन इमेज के साथ और बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ कंटेंट देना चाहूँगा। तो आज क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। देखिए हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज में जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, Which of the statement above the reaction below are incorrect, मतलब निम्नलिखित ये जो रिएक्शन दिया है आपके सामने इसमें से इनकरेक्ट मतलब इसमें से फॉल्स कौन कौन है। तो इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो सबसे पहले तो आपके सामने एक वर्ड आ रहा है रिड्यूस का और एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीडाइज का। तो दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड। अब देखिए क्या है ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको देखिए पिछले आप सारे वीडियो मैंने बोला है क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सारे वीडियो देखते आइए क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक को क्लियर करवाया गया है ताकि क्वेश्चन आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए आपको मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन को सिंपल सी बात है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीजन का मतलब एडिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे हम ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन लेकिन ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा लेकिन हाइड्रोजन रिमूवल होगा। उसी तरह जिसमें ऑक्सीजन रिमूवल होगा बट हाइड्रोजन एडिशन होगा मतलब इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं रिडक्शन। तो इस तरह से मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया था। तो इसमें देखिए PbO प्लस C और बना आपका क्या है Pb प्लस CO2। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन की समाप्ति मतलब खत्म होना। तो देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस मतलब लेड, ये लेड देखिए मैंने डायग्राम से दिखाना चाहा इमेज से कि लेड किस तरह से, शीशा, लेड मतलब क्या होता है शीशा, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस मतलब लेड ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है लेड में, बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिए लेड में थोड़ी ना कमी हो रही है। हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट देखते हैं, बाद में हम जाके हमारा प्रोडक्ट देखते हैं। रिएक्टेंट में क्या है लेड ऑक्साइड, यहां पे क्या दिख रहा है आपका लेड के साथ ऑक्साइड दिख रहा है। यहां पे आइए तो लेड के साथ ऑक्साइड नहीं है, तो लेड ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन को खो दे रहा है ना कि लेड खो रहा है, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, नहीं। आप खुद देखिए यहां पे ओनली कार्बन है तो यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे आके देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब रिएक्टेंट में नहीं है पर प्रोडक्ट में है। तो कार्बन में ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है फॉल्स है। अच्छा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल। देखिए यहां पे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है बट यहां के देखा कि कार्बन में ऑक्सीजन है, इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब यह ट्रू है। लेड ऑक्साइड मतलब PbO इज गेटिंग रिड्यूस मतलब ये जो लेड ऑक्साइड है एक अपने ऑक्सीजन को क्या खो दे रहा है, बिल्कुल। देखिए यहां लेड ऑक्साइड है, इसका मतलब लेड के साथ ऑक्साइड है बट प्रोडक्ट में आके देख रहे हैं कि लेड के साथ ऑक्साइड नहीं है, इससे हमें पता चल जा रहा है कि लेड ऑक्साइड खो रहा है, तो वो इसका मतलब ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे आपका ये वाला भी ट्रू है। इसका मतलब A एंड B इज आ ट्रू, इसका मतलब A और B मतलब C एंड D ट्रू है। तो आपका कौन है यहाँ इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट इसका मतलब A एंड B आप में सही लगाना, इसका मतलब ये दोनों आपका क्या है फॉल्स है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा हो जाएगा A एंड B। नेक्स्ट देखिए FeO3 और Al, इसका मतलब देखिए एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको रिएक्शन सिखाया था, ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जब ये देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अभिषेक बच्चन आता है
सलमान खान और ऐश्वर्या से ऐश्वर्या को ले जाता है, बेचारा सलमान खान सिंगल पड़ा रहता है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, शक्तिशाली कोई एलिमेंट आता है, हाईली रिएक्टेड एलिमेंट आता है, लो रिएक्टेड एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। ये हमारा सलमान खान है, ठीक है, और ये हमारा अभिषेक बच्चन है। तो इस तरह से हाईली रिएक्टेड एलिमेंट आता है और लो रिएक्टेड एलिमेंट को अलग कर देता है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो दो चीजें आती है और एकल कंपाउंड बनाती है, एकदम सिंगल कंपाउंड बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है मतलब आदान प्रदान होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कुल एकल जोड़ी रहता है, ठीक है, एकल जोड़ी रहता है, उसमें जैसे हीट देंगे वो टूट जाता है। अब हीट तीन तरीके से दिया जाता है, क्या क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। मैं इतना एक्सप्लेन क्वेश्चन में भी इतना इसलिए कर रहा हूं ताकि जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो क्वेश्चन आंसर तुरंत मेरे साथ वो कनेक्ट कर सकता होगा कि हाँ, इस तरह से हमने उसमें टॉपिक में क्लियर किया था और क्वेश्चन में तो तुरंत हमारा कॉम्बिनेशन मिलता रहेगा। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक हाईली रिएक्टेड एलिमेंट आता है, लो रिएक्टेड एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। तो मैंने आपको इसमें भी बताया था, जैसे मान लीजिए आयरन होता है, ये जो कील होता है, ये नेल्स, आयरन नेल्स क्या होता है? कॉपर सल्फेट में जाता है, कॉपर को अलग कर देता है और यह सल्फेट को अपने साथ ले लेता है। इसका मतलब इससे भी हमने सिखाया है कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। तो ये आपका एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टेड एलिमेंट है और Fe आपका लो रिएक्टेड एलिमेंट है। ये Fe को देखिए अलग कर दिया और अपने साथ ऑक्साइड को ले लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happen when dilute hydrochloric acid? देखिए, dilute hydrochloric, dilute का मतलब होता है तनु, हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl, इसका मतलब तनु HCl, ठीक है। अब देखो, जब बात आती है डिल्यूट की, तो डिल्यूट का मतलब देखिए, एक होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या क्या मिलके बना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके बनता है सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट के अंदर जाके घुल जाता है और सॉल्वेंट क्या होता है? उसको सॉल्यूट को घोल देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मस्त एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, क्या होता है, अब एक उम्र होती है जिसमें लड़का लड़की अपने एक अलग से दुनिया में रहता है। तो देखिए, जब लड़का लड़की की यादों में डूब जाता है, इसका मतलब किस में डूब रहा है? लड़की की यादों में डूब रहा है, तो उसे कहते हैं सॉल्यूट। और वो लड़की उसको डुबो दे रहा है, उसे कहते हैं हम सॉल्वेंट। और हकीकत में वो डुबो ही रहा है, बस आपको सही समय पे जागने की जरूरत है। तो क्या है, जब वो जिसकी यादों में डूब रहा है सॉल्यूट, वो जो डुबो दे रहा है सॉल्वेंट। उसी तरह से हम चीनी और पानी को लेते हैं, चीनी जाके डूब रहा है और पानी उसको डुबो दे रहा है, तो इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझते हैं। तो जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, लाइक पानी की मात्रा यदि ज्यादा हो, चीनी की मात्रा कम हो, तो हमारा मतलब सॉल्यूशन तो होगा, बट वो हमारा डिल्यूट वाला होगा। तो जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूट। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें लिक्विड मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड आयरन फिलिंग, क्या रिएक्ट कर रहा है? Fe। तो आपको पता है, जब इस तरह से रिएक्ट होगा, Fe जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन गया FeCl3 बन गया और प्लस आपका हाइड्रोजन। हम इसमें से वो नहीं देंगे, हम केमिकल बैलेंस करने के लिए नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्वेश्चन को सीख रहे हैं, वो अलग एक पार्ट्स है, ठीक। अब देखिए, हमारा क्या क्या प्राप्त है? आयरन क्लोराइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, कहीं है आयरन सॉल्ट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस, ये भी नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड ये देखिए मिल गया, हमारा क्या मिल गया? आयरन, हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड। तो इसका मतलब Fe प्लस HCl, तो आपका मिल क्या गया? FeCl3 प्लस आपका बन गया FeCl2 भी बना सकते, FeCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। देखिए, आयरन सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस, तो ये आयरन क्लोराइड बना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा आंसर 1 नंबर सही है। अब देखिए, नंबर 4,
व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। देखिए व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, मतलब बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए हमने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी हमने पढ़ा है क्या, कि जब यहां पे इस साइड पे कौन होता है, इस साइड पे आपका होता है रिएक्टेंट, और इस साइड पे आपका क्या होता है प्रोडक्ट। अच्छा आप खुद देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में जो मास ऑफ एटॉमिक होता है और या नंबर ऑफ एटॉमिक होता है, एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटॉमिक होता है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यदि एटम मतलब रिएक्टेंट में हमारा मास नंबर ऑफ एटम और इसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम यदि अलग अलग हो तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसी में देखिए तो हमने क्या अभी भी पता किया, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम एंड प्रोडक्ट में नंबर एटम दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा आप खुद देखिए, देख मर्करिक ऑक्साइड यहाँ पे देखिए 100 ग्राम है, मर्करिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है 100 ग्राम है, मतलब HgO आपके यहाँ 100 ग्राम है। लेकिन एरो की साइड देखिए मर्क्यूरी आपका 93 ग्राम है और ऑक्सीजन आपका 7 ग्राम है। अच्छा तो मतलब रिएक्टेंट में अभी 100 ग्राम, अब जब प्रोडक्ट में आएंगे तो देखिए 93 और 7 कितना बन गया, 100 ग्राम बन गया। क्या दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल है तो बैलेंस केमिकल मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा अब देखिए क्या ये जरूरी है, जरूरी क्यों है ये केमिकल अब देखिए इसको थोड़ा समझिए। यहां पे देखिए बढ़िया करके, यहां पे ये देखिए इस तरह से आपका ये देखिए कांटा यहाँ पे एकदम बीच में यदि होगा तो बैलेंस है। अच्छा यदि इधर आप तराजू में यदि कभी भी देखते हैं तो तराजू में यदि इस साइड में ज्यादा हो जाए तो आप क्या वो बैलेंस कहेंगे, नहीं। तो आप जब सब्जी मुझे खरीदने जाते हैं तो इस तराजू के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि आपको बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आए। देखिए इस तरफ ज्यादा हो जाए तब भी अनबैलेंस, इस तरफ ज्यादा हो जाए तब भी बैलेंस। इसको आप रिएक्टेंट समझिए और इसको आप प्रोडक्ट समझिए। तो देखिए रिएक्टेंट में ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अनबैलेंस है, प्रोडक्ट में ज्यादा हो गया तो इसका मतलब अनबैलेंस है। इसलिए क्या है, बैलेंस करने के लिए इसको एकदम बीच में तराजू को एकदम दोनों तरफ इतना क्वांटिटी देना पड़ता है ताकि हमारा क्या हो जाए, एकदम बीच में आ जाए और उसे हम बैलेंस कहे। अच्छा ठीक उसी तरह से हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हम अपने तरफ से ना तो एटॉमिक मास को बना सकते हैं और ना तो रिएक्ट मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना अब रिएक्ट मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ना हम अपने तरफ से हम किसी भी एटॉमिक मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कारण है कि हम बैलेंस केमिकल को इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक देखिए ये रिएक्शन बीच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस, ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार हम क्या कहते हैं, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट, हम ना तो इसके द्रव्यमान को ना तो क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट में जितना टोटल मास होगा शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी उतना ही टोटल मास होगा। इट मीन्स दैट अ टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ इस एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। हिंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बेहतरीन समझ, मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये मतलब पेपर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड दैट बैलेंस देम। देखिए नंबर 1 हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब H2 प्लस कंबाइन विथ नाइट्रोजन N2 टू फॉर्म अमोनिया
NH3 अमोनिया। अब क्या बैलेंस है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस और कंबाइन किया नाइट्रोजन गैस फ्रॉम अमोनिया, क्या प्राप्त हुआ हमारा अमोनिया। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम बैलेंस कर देते हैं। देखिए रिएक्टेंट में N2 आ गया, इसमें भी N2 आ गया, लेकिन यहाँ H2 आ गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया। तो आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देख के आप बैलेंस कर सकते हैं। तो कितना हो गया 6। यदि मैं यहाँ 3 से इंटू करूँ तो क्या हाइड्रोजन 6 नहीं हो गया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। बी नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। किसके साथ बर्न्स हो रहा है, एयर के साथ। तो एयर मतलब O2 बन क्या रहा है आपका, गिव वाटर, क्या बन रहा है, गिव वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को हम H से लिखते हैं और डाई ऑक्साइड SO2। क्या बैलेंस है, देखिए यहाँ H2 है, प्रोडक्ट में भी H2 है, रिएक्टेंट में देखिए H1 है, प्रोडक्ट में भी H1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। अच्छा तो इधर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यदि यहाँ 2 से इंटू कर दूं, यदि मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूं तो क्या हमारा हाइड्रोजन नहीं हो गया, बिल्कुल। लेकिन सल्फर देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पे सल्फर 1 है, तो प्रोडक्ट में आप 2 से गुना करेंगे तो सल्फर 2 हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है, तो इसका मतलब 4 और 2 6 है। तो मैं यदि यहाँ 3 लगाऊं तो देखिए 3 2 जा 6 है। मतलब एकदम आसान है। रिएक्टेंट में देखेंगे एलिमेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे, जहां कमी होगा वहां इनटू कर देंगे, बस इससे ही हम कहते हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब सी नंबर देखते हैं, सी नंबर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड प्रिसिपिएट बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट। अच्छा आप बन कैसे रहा है, ये मैंने कंपाउंड बनाना देखना, वीडियो में मैंने सिखाया कंपाउंड कैसे बनाते हैं, आखिर मैं ऐसे कर कैसे रहा हूं, इसके लिए आपको बैलेंस ही सीखना पड़ेगा। और बैलेंस सीखने के लिए आप पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैंने मस्त करके उसमें बैलेंस दिखाया, जैसे रफ कार्य करके मैं एक दिखाई देता हूं। देखिए ये बेरियम क्लोराइड इस तरह से लिखते हैं, बेरियम का आपका 2 हो गया और क्लोरीन का आपका 1 हो गया। क्या ये बैलेंस का इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ये बैलेंस इक्वल नहीं है। तो क्या करते हैं हम, इस 2 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह आप जब इसका, जैसे यहाँ बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, सल्फेट का -2 होता है, और एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, बेरियम का 2 होता है, सल्फेट का -2 होता है। तो आप ऐसे बैलेंस लिख लिख के जैसे ही करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से कंपाउंड बनाना आ जाएगा। देखिए Ba1 है, Ba1 है, अच्छा क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है। तो एक काम कीजिए, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सारा का सारा ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम बैलेंस केमिकल मतलब केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सारा का सारा हमारा क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या है, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को हम K लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड OH, तो K का होता है 1, हाइड्रोक्साइड का होता है -1, दोनों देखिए इक्वल है, तो कोई नीचे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने वो कर दिया। अब इसको बैलेंस कीजिए, K 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है। अच्छा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 1, तो एक काम करते हैं इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो टोटल 4। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो गया 2,
इधर भी देखिए ऑक्सीजन 2, पोटेशियम कितना हो गया 2, इधर पोटेशियम 1, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका इस तरह से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अब हमने क्या किया, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी यहाँ पे फॉलो किया। ठीक, यही कारण है कि समीकरण को मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। इसका मतलब इसे हम जब बैलेंस करने जाएंगे, इसका मतलब HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस बना आपका CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो देखिए बैलेंस कीजिए, तो हम अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ 2, तो 6 और 2 8 हो गया। यहाँ देखते हैं 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करें। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का इंटू कर देते हैं। अब देखिए आप सब कुछ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 और ये 2 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और ये 2 8 हो गया। अच्छा हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन देख 2 2 जा 4 और यहाँ देखिए 2 और ये 2 4, तो इसका मतलब सारा का सारा हमारा क्या है, बैलेंस है। अब बी नंबर देखते हैं, बी नंबर NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कीजिए, Na 1 है, यहाँ पे Na आपका 2 है, तो इसका मतलब इस 2 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Na बैलेंस हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 और ये 4, तो टोटल 6। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 और यहाँ 1, तो इसका मतलब 5। तो यदि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ऑक्सीजन अब 2 नहीं हो गया, बिल्कुल ऑक्सीजन अब 2 हो गया। अच्छा हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2, टोटल 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4। सल्फर को देखिए, सल्फर 1 और यहाँ पे सल्फर 1, तो सारा का सारा हमारे पास क्या है, बैलेंस है, सारा का सारा हमारे पास बैलेंस है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नंबर सी नंबर देखिए, नंबर सी NaCl प्लस AgNO3 बनेगा आपका NaNO3 प्लस AgCl। अच्छा अब देखिए Na1 है, प्रोडक्ट में भी Na1 है, Cl1 है, उधर भी Cl1 है, Ag1 है, इधर भी Ag1 है, NO3 टोटल 1 है, NO3 टोटल 1 है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस केमिकल, मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है, तो इसमें हमें और कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 4 नंबर देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 बनेगा आपका BaSO4 प्लस का HCl। ठीक, अच्छा अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ देखिए Ba1 है, प्रोडक्ट में Ba1 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl देखिए 1 है, तो डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत लगिए, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत आसान होता है बैलेंसिंग करना। देखिए Cl2 है, ये देखिए Cl2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, ये देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फेट 1 है, देखिए सल्फेट 1 है, Ba1 है, देखिए Ba1 है। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। चैप्टर फर्स्ट में यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 5 6 7 8 सारा का सारा केमिकल इक्वेशन है। देखिए राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें इक्वेशन में बदल करके इसको हमें चेंज करना है। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
फार्मूला। जितना ज़्यादा आप रिएक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फार्मूला ये ऐड होता रहेगा, वरना ये पूरा एकदम स्लिप खा के चला जाएगा, कहीं दिमाग में घुसेगा ही नहीं। खाली यदि आप रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। देखिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, क्या बनेगा? वाटर। क्या केमिकल इक्वेशन रिएक्शन मतलब बैलेंस है क्या? CA1 ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया और ये 2 4, ये देखिए 3 हो गया और 1 4, शाबाश। कार्बन कितना हो गया? 1, ये देखिए कार्बन 1। ऑक्सीजन अभी अभी मैंने मिला, इसका मतलब सारा का सारा इसमें ऑलरेडी बैलेंस है, ये सारा का सारा ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर। आपको कंपाउंड का नाम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी, बना रिएक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, रिएक्शन को बैलेंसिंग कीजिए। Zn1 है, इधर देखिए Zn1 है, Ag1 है, इधर देखिए Ag1 है, NO3 1 है, इधर देखिए NO3 2 है। तो अब डायरेक्ट इधर कमी है, इधर गुना कर, जिधर कमी है उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, NO3 कितना हो गया? 2, इधर भी NO3 2। Ag कितना हो गया? 2, इधर Ag 2 कर दीजिए। आपका केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आपको कंपाउंड याद होने चाहिए, बैलेंस याद होने चाहिए, एलिमेंट का सिंबल याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इजी है ये। सी नंबर, एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। अब बैलेंसिंग कीजिए इसको। एल्युमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, Cl2 है, Cl3 है। इस 3 को यहां ले चलो, इस 2 को यहां ले चलो, बस सारा का सारा बैलेंस है। बट कॉपर यहां पे 3 हो गया, आप यहां 3 कर दो। अब देखिए सारा का सारा ऑलरेडी एल्यूमिनियम देखिए 2 है, यहां एल्यूमिनियम 2 कर दो। जिधर कमी दिख रहा है उधर इनटू कर दो, बस आपका बैलेंस है। डी नंबर देखते हैं हम, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट। ये देखिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा BaSO4, फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा, आपका बन गया KCl। बैलेंस करो, BaCl2, ये देखिए BA, तो इसका मतलब Cl 2 है, यहाँ Cl आपका 1 है। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस K2 हो गया, सल्फेट 1 हो गया, सल्फेट 1 हो गया, Cl2, बस सारा का सारा आपके हमने बैलेंस है। बस जिधर कमी है बैलेंस करते रहो। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका ही केमिकल रिएक्शन ही है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिटी ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन। इसमें आपको पहचान भी करना है, आपको तो बैलेंस तो करना ही करना है, साथ में आपको पहचान भी करना है कि ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए, ये पोटेशियम ब्रोमाइड, ये देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को मैंने थोड़ा दिखाना चाहा ताकि इंटरेस्टिंग हो। देखिए KBr कैसे दिखता है, देखने में लगेगा नमक है या कोई पाउडर है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड KBr का वो एक मैंने इमेज दिखाना चाहा। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, इस तरह से आप लिख सकते हो। और तब भी जाके आप इतना लिख सकते हैं जब आपको बैलेंस ही याद होगा, क्योंकि बैलेंस ही देखिए बैलेंस ही किसे कहते हैं, K का 1 Br का 1, ठीक है, Ba का 1 Ba का 2 I का 1, K का 1 I का 1, Ba का 2 Br का 1। तो इस तरह से आप बैलेंस देकर रफ कार्य करके यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, K1 है, Br1 है, Br2 है, तो आपको पता चल गया Br यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ डायरेक्ट आप इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे K देखिए 2 हो गया, तो आप प्रोडक्ट में भी 2 कर दीजिए। अच्छा, Ba1 है, I देखिए 2 है, यहाँ देखिए I देखिए 2 है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
अच्छा सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर में जिंक ब्रोमाइड कार्बोनेट ZnCO3 प्लस जिंक ऑक्साइड। अच्छा इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो टूट किस में रहा है, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बैलेंस कीजिए Zn, ये देखिए CO3 ऑलरेडी ये बैलेंस है, तो आप नेक्स्ट कीजिए सी नंबर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों डी एटॉमिक नंबर होता है, डाई एटॉमिक, इसलिए से हम 2 से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब बैलेंस कीजिए, मेरे ख्याल से अभी उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। अच्छा डी नंबर में देखिए मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा Mg पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि Mg का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस। अच्छा अब आप इसको संतुलित कीजिए, Mg 1 है, उधर भी Mg 1 है, हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, बिना टेंशन से आप 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप देखिए सारा का सारा बैलेंस है। तो इस तरह से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आप बार बार कीजिए। यदि आप बार बार नहीं करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक। अच्छा 9 नंबर, What does mean the exothermic and endothermic reaction? Give example। ये देखिए बहुत इजी है, आप पुराने वीडियो के माध्यम से आप सारा का सारा टॉपिक एक्सप्लेन है आप देख सकते हैं। देखिए ये जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बाहर। ये देखिए हीट आपका बाहर जा रहा है, तो जितना आपका हीट है बाहर जा रहा है, ये हीट के बाहर जाने से आप समझ रहे हैं कि आपका ये जब एनर्जी, अच्छा हम जब भाग के आते हैं तो भाग के आने के बाद हमारा एक कमजोरी नहीं रखता है, इसका मतलब एनर्जी बाहर हो जाता है, तो जब एनर्जी बाहर हो जाता है इसका मतलब एक्सोथर्मिक हुआ, तो ये सारा का सारा क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। अच्छा उसी तरह से हम क्या करते हैं, वही एनर्जी लाने के लिए फिर चना खाते हैं, गुड़ खाते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, उससे हमारा क्या होता है, एनर्जी आता है। तो देखिए एनर्जी आता है, तो जब केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जब जाता है ना तो हम प्रोडक्ट में दिखाते हैं, लेकिन जब एनर्जी आता है तो हम रिएक्टेंट में दिखाते हैं। इसका मतलब इस एरो के राइट हैंड साइड में यदि आपको दिखे तो आप देख के ही तुरंत समझ जाना कि एक्सोथर्मिक हुआ। तो पेपर में कोई रिएक्शन ऐसे 2-3 रिएक्शन दिया रहेगा और बोला जाएगा मतलब इसमें से आप एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बताइए कि कौन, तो आप सिंपल सी बात है, ज्यादा यहाँ रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए एरो के राइट हैंड साइड में यदि आपका हीट या एनर्जी दिखाया जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि एक्सोथर्मिक, और लेफ्ट हैंड साइड में यदि हीट एंड एनर्जी दिखाया जाए तो तुरंत समझ जाइए एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो एनर्जी या हीट बाहर जाती है उसे हम एक्सोथर्मिक, और जो हीट और एनर्जी जब अंदर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो इस तरह एक्सो मतलब बाहर जाना, एंडो मतलब अंदर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडरेड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसका मतलब आपको यह बताना है कि ये जो श्वसन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो हम श्वसन मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो मतलब रिस्पिरेशन है, ये जो रिस्पिरेशन है इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए ये जो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी हमारे लिए क्या आता है, जीवन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हमारे लिए आवश्यक है सपोर्ट। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा हम जब कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई पदार्थ अपने बॉडी के लिए लेते हैं तो हमारे लिए क्या निर्मित करता है, जब हम उसको डाइजेशन करते हैं तो वो निर्मित करता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज किस मतलब का बनना है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स आर प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारे कोशिकाओं को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस combustion reaction is respiration since energy is released in the whole process it in the exothermic process। और ये जो पूरी की पूरी क्रिया होती है इस तरह की, इस पूरी की पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप रिएक्शन से देख रहे हैं ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
वाई इज रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना, ठीक है। कॉन्सिडरेट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, अभी एक्सो मतलब होता है बाहर निकालना, तो बोला गया कि रिस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड बी इट ड्यूरिंग डाइजेशन, large molecules of food are broken down into simpler substance such as glucose. Glucose combines with oxygen in the cells and provides energy. मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें सेल्स को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रिस्पिरेशन सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हमें बोला गया है कि रिस्पिरेशन को मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैंने दिखाया है आपका, ये देखिए ग्लूकोज से आप समझ सकते हो ग्लूकोज कौन से ग्लूकोज की बात की जा रही है। तो देखिए ग्लूकोज का जो भी है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन की वृद्धि। जब ये ऑक्सीजन की वृद्धि करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लस आपका ये वाटर देता है, और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी देते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या देता है, ये एनर्जी देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और साथ ही साथ ये जब रिएक्शन करता है तो ये बड़ी मात्रा में एनर्जी देता है। बस इस प्रोसेस के कारण, यही प्रोसेस हमारे रिस्पिरेशन में भी जिस तरह से प्रोसेस हुआ, हमारे रिस्पिरेशन में भी यही प्रक्रिया होती है, जिसके कारण रिस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर को बढ़िया करके आप रिवीजन कीजिएगा, तो आपकी मार्क ज़्यादा लाने में मेरे द्वारा और आपका मेहनत काम है। और बाकी ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होता है तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आई बटन पर जाइए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, और देख के आप पहले तो उस टॉपिक को आप पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।